आदाब। एक सेहतमंद जिस्म में ही तेज दिमाग होता है और इसीलिए ज़रूरी है कि नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को और ख़वातीन को उनके जिस्म और ज़रूरत के मुताबिक प्रॉपर डाइट मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिले। आजकल लोग अपनी सेहत और डाइट के लिए बहुत संजीदा होते जा रहे हैं और इसी के चलते प्रोफेशनल डाइटिशियंस की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इस फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, आज की इस पेशकश में उस पर रोशनी डाली जाएगी। जानेंगे डाइटिशियंस की फील्ड में करियर अपॉर्चुनिटीज़ को, ये भी जानेंगे कि इससे मुताल्लिक कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप किस तरह उसमें दाखिला ले सकते हैं और फाइनली ये भी जानेंगे कि इस फील्ड में जब आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कितने पैसे कमा सकते हैं। तो इन तमाम बातों पर गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले आइए इस पैकेज के जरिए नज़र डालते हैं आखिर डाइटिशियन की फील्ड क्या है। सेहत व तंदुरुस्ती के शोबे में डाइटिशियन का किरदार एक खामोश लेकिन निहायत मुअस्सर खिदमत है, जो न सिर्फ जिस्मानी सेहत को संवारता है बल्कि एक बेहतर तर्ज जिंदगी की बुनियाद भी फराहम करता है। डाइटिशियन बनना सिर्फ खुराक के चार्ट बनाने तक महदूद नहीं, बल्कि ये एक ऐसा पेशा है जो साइंस, फहम, खिदमत और मुशाहिदे का हसीन इम्तिजाज है। एक माहिर ग़िज़ाइयत न सिर्फ ये समझता है कि कौन सी ग़िज़ा किस जिस्मानी हालत के लिए मुफीद है, बल्कि वो हर फर्द के तिब्बी, नफ्सियाती और समाजी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए मुतवाज़िन ग़िज़ा का मशवरा देता है। आज जब दुनिया तेजी से लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की लपेट में आ रही है, ऐसे में डाइटिशियन का किरदार और भी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। ये शोबा सिर्फ अस्पतालों या क्लिनिक्स तक महदूद नहीं, बल्कि डाइटिशियंस फिटनेस सेंटर्स, स्पोर्ट्स इदारों, रिसर्च सेंटर्स, स्कूल्स, कॉरपोरेट सेक्टर और हत्ता के मीडिया इंडस्ट्री तक में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशंस और हेल्थ ब्लॉग्स के जरिए भी माहिरीन ग़िज़ाइयत आलमी सतह पर लाखों लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। डाइटिशियन बनने के लिए न सिर्फ हयातियात और केमिस्ट्री में दिलचस्पी जरूरी है, बल्कि मुशाहिदा, तज़किया और इंसानों से राब्ते की बेहतर सलाहियत भी दरकार होती है। अगर आप में सेहतमंद मुआशरे की तामीर का जज्बा, ग़िज़ा की अहमियत का शऊर और इंसानों की मदद का हौसला मौजूद है, तो डाइटिशियन का शोबा आपके लिए न सिर्फ एक बाइज्जत और पायदार करियर बन सकता है, बल्कि आपको दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने का मौका भी फराहम करता है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने डाइटिशियन की फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली होगी और अब इसी फील्ड पर मजीद गुफ्तगू के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। जिस तेजी के साथ हमारे देश में फूड इंडस्ट्री बढ़ी है, उसी तेजी के साथ लोगों की ये सोच भी बनी है कि अब खाना ध्यान से खाना चाहिए। और जब ये बात आती है अपनी सेहत का ख्याल रखने की और खाने की, यानी डाइट की, तो डाइटिशियन की अहमियत हमारी लाइफ में बढ़ जाती है। इसी के चलते इस फील्ड के अंदर करियर के मौके बढ़े हैं और इस पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। अपने इस सेगमेंट में अब इस टॉपिक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रिनाउंड डाइटिशियन मोहतरमा प्रियंका जायसवाल साहिबा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस पेशकश में। और जब हम इस फील्ड की बात करते हैं, इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, आज के दौर में इसकी बारीकियों को और इसकी अहमियत को अगर हम समझना चाहें कि एक नौजवान अगर अपना करियर इसमें देखे, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी अहम है। क्योंकि आजकल लोग हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, डिजीज़ेस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। उन डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने के लिए आपका 80% डाइट डिपेंडेंट होता है। अगर आप अपना डाइट ठीक रखते हो तो आप सारी चीज़ें ठीक रख सकते हो, और ये अब हर इंसान कर रहा है, कॉमन इंसान भी, एक सेलिब्रिटी भी। अब ऐसे में जब एक कॉमन इंसान भी इस चीज़ पे कंसर्न कर रहा है तो आपके पास फील्ड ऑफ ऑप्शन बढ़ जाते हैं। आपके पास डाइट क्लिनिक्स हैं जो पहले इतने ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो अब डाइट क्लिनिक्स हैं, छोटे छोटे डाइट क्लिनिक्स भी आजकल एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप एक डाइटिशियन के फील्ड में अपना करियर स्टार्ट करो, क्योंकि इसकी कोई एंडिंग नहीं है। आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर आएगा। हेल्थ को लेके लोग इतने कंसर्न हैं कि आपको आराम से पेशेंट्स मिलेंगे, आपको आराम से ऑप्शंस मिलेंगे, आप उसमें अपना काम करते रहेंगे।
आमतौर पर जब हम बात करते हैं ना, डाइटिशियन की बात करते हैं, या अक्सर हम देखते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में कि हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो उसमें से एक आध ज़रूरी है कहता है कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खा रहा, मैं डाइटिंग मेरी चल रही है। तो क्या डाइटिंग का मतलब सिर्फ भूखा रहना होता है, या फिर इस भ्रम से हमें बाहर निकलकर हमें समझना होता है कि हमारी बॉडी के मुताबिक, हमारी जिस्म के मुताबिक हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? सो एज अ थ्योरेटिकल आंसर, डाइटिंग का लोगों ने आंसर ही गलत समझा है। टेक्निकली डाइटिंग का मतलब होता है सही खाना, कम खाना नहीं या भूखे रहना नहीं। तो डाइटिंग का मतलब है आप अपने शरीर के हिसाब से, आप अपनी मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से जो खा रहे हो वो आप सही तरीके से खा रहे हो, एक बैलेंस डाइट ले रहे हो, उसको डाइटिंग कहते हैं। लेकिन लोगों ने इसका मतलब बहुत गलत समझ लिया है। लोग समझते हैं कि डाइटिंग का मतलब है मत खाओ, भूखे रखो अपने आप को, कम खाओ। तो वो सही तरीका नहीं है। खाना खाए बगैर आप कोई भी अपना टारगेट, अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा। जब इस फील्ड की हम बात करते हैं, इसके अंदर करियर बनाने की बात करते हैं, तो नौजवान ये जानना चाहेंगे कि किस तरह के कोर्सेज होते हैं इसमें, क्या कोर्सेज वो कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं? सो टेक्निकली हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2 ही कॉलेजेस हैं जो कि न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में प्रॉपर कोर्स करवाते हैं। अगर आप पहले ज़्यादातर ये लड़कियों के लिए होता था, बट आजकल इसको ओपन कर दिया है, बॉयज़ भी कर सकते हैं इसको। तो स्टार्टिंग होती है बीएससी न्यूट्रिशन साइंस से। बीएससी साइंस अगर आप करते हो, उसमें फाइनल ईयर में स्पेशलाइजेशन होता है फूड एंड न्यूट्रिशन के नाम से। वो स्पेशलाइजेशन लेने के बाद आप मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर्स करने के बाद आपको डाइटिशियन का लेबल मिल जाता है। तो जैसे डॉक्टर अपने नाम के आगे डीआर लगाते हैं, तो जो मास्टर्स क्वालिफाइड डाइटिशियंस होते हैं वो अपने नाम के आगे डीटी लगाते हैं। और अगर आप एज अ सिंपल न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं, आप किसी दूसरे फील्ड के भी हैं, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देते हैं। उनको करके भी आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो मास्टर्स क्वालिफाइड है, अब उनकी बराबरी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक हॉस्पिटल में शायद ऑप्शन डाइटिशियन के लिए होगा, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए नहीं होगा। बड़ा अच्छा आपने दो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल करे, जहाँ न्यूट्रिशनिस्ट भी आपने इस्तेमाल किया और डाइटिशियन भी इस्तेमाल किया। लोग अक्सर समझते हैं कि ये दोनों एक ही होते हैं। तो एक छोटे सा मैं आंसर चाहूँगा इसके ऊपर कि आप ये भी क्लेरिफाई करें हमारे स्टूडेंट्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, कि वो ये जान सकें कि ये दोनों नाम एक जैसे तो लगते हैं, लेकिन इनके काम थोड़े से डिफरेंट हैं, इनकी डिग्रीज जो हैं वो अलग हैं। इनके काम बहुत डिफरेंट हैं। डाइटिशियन होती है जो प्रॉपरली क्वालिफाइड है, जिसने प्रॉपरली ट्रेनिंग ली है, एक हॉस्पिटल में 6 महीने की 3 महीने की इंटर्नशिप करी, उसको डाइटिशियन कहते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट आप भी बन सकते हैं। अगर आप कोई भी छोटा मोटा 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं, आप अपने नाम के आगे न्यूट्रिशनिस्ट लगा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल डॉक्टर्स जो MBBS करने के बाद न्यूट्रिशनिस्ट का 1 साल का डिप्लोमा करते हैं और डाइट क्लिनिक खोल लेते हैं। सो न्यूट्रिशनिस्ट इज अ कॉमन वर्ड विच कैन बी अप्लाइड फॉर एनीवन। अगर आप सिंपल सा कुछ थोड़ा बहुत कोर्स कर लेंगे, सर्टिफिकेशन कर लेंगे 3 महीने का, 6 महीने का, तो भी आप न्यूट्रिशनिस्ट बन जाएंगे। बट जो एक क्वालिफाइड डाइटिशियन होती है, वो मेडिकल कंडीशंस को डील करती है। उनकी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना चाहें, कि जैसे आपने कहा कि इसमें कोर्सेज आप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि बच्चे के पास क्या कुछ होना चाहिए सब्जेक्ट्स के तौर पर, किस तरह से आगे बढ़े? सो बेसिकली जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ओपन फील्ड है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस मास्टर्स बैचलर्स के लिए साइंस स्टूडेंट्स को भी लेता है, कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी लेता है। तो बैकग्राउंड आपका कुछ भी है, आप BSc होम साइंस से स्टार्ट करके आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। मास्टर्स करने के बाद कई बार लोग रजिस्टर्ड डाइटिशियन का कोर्स भी कंप्लीट करते हैं, एग्जाम देते हैं, बाकायदा एक एग्जाम होता है, तो आपके आगे RD भी लग जाता है। जो ये RD वाली क्वालिफिकेशन दैट इज एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। अगर आप आर्मी हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं तो आपको RD करना पड़ेगा। अगर आप किसी अच्छे एम्स हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं तो आपको RD करना पड़ेगा। बट अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं तो आप किसी भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। न्यूट्रिशनिस्ट ऑन दी अदर हैंड जनरली स्टार्ट विद देयर ओन प्रैक्टिस। आप ऑनलाइन कर रहे हैं, आप क्लिनिक ओपन कर रहे हैं, क्योंकि क्लिनिक सेटअप करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक टेबल, एक चेयर, पेपर, पेन। सो आप आराम से इस करियर को स्टार्ट कर सकते हैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो। बट जो डाइटिशियन क्वालिफाइड होते हैं वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल्स पे काम करते हैं और उनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में भी जॉब मिलती है। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर प्रॉपरली उनको जॉब मिलता है। फूड एंड अडल्ट इसमें एडमिनिस्ट्रेशंस में, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस में भी इसमें फील्ड्स में जॉब हैं जो कि पर्टिकुलरली डाइटिशियंस ही कर सकते हैं।
यानी आपने जो बताई अभी तक, अगर हम जॉब्स की बात करें तो आपने बाकायदा बता दिया कि सरकारी नौकरी में इस तरीके से जा सकते हैं, और उसके अलावा आपने हॉस्पिटल्स के भी एग्जाम्पल दिए। क्या सिर्फ यही फील्ड हैं जहां एक डाइटिशियन जा सकता है? क्या सिर्फ उसके लिए हॉस्पिटल्स ही हैं या रिसर्च हैं, या इसके अलावा भी वो उनके लिए और रास्ते खुले हैं? नहीं, डाइटिशियंस के बाद बहुत बहुत ऑप्शंस हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, प्लस आज के टाइम पे इतने मल्टीपल वेराइटीज ऑफ लैब्स हैं, जो पाथ लैब्स होते हैं जहाँ पे ब्लड टेस्ट होते हैं। जब एक कॉमन इंसान अपना ब्लड टेस्ट कराता है तो वो उसको रिव्यू कराना चाहता है, और एक डाइटिशियन उसको रिव्यू करा के एक बेसिक इंस्ट्रक्शंस उसको डाइट के रिलेटेड दे सकती है। तो बहुत सारे जो लैब्स हैं वो भी डाइटिशियंस को हायर करते हैं। बहुत बड़े बड़े क्लिनिक्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन में एक टीम वर्क में काम करना चाहते हैं। तो किसी डॉक्टर ने एक क्लिनिक ओपन किया और अपने पास वो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को डील करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक डाइटिशियन को भी हायर करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि उसके पेशेंट्स को एक प्रॉपर डाइट प्लान समझाया जा सके, जो कि एक डाइटिशियन बता देगी। इसी के साथ साथ कई बार और भी टीम में मेंबर्स होते हैं, लाइक फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, डाइटिशियन भी होती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि, जैसे बॉम्बे में बहुत सारी कंपनीज हैं जो ओवरसीज पेशेंट्स जाते हैं, उनका पूरा इवैल्यूएशन होता है जो हर 6 महीने में कंपलसरी है। सो वहां पर भी डाइटिशियन की बहुत इंपॉर्टेंस है। वो डाइटिशियन जब तक अप्रूव नहीं कर देगी दैट पर्सन इज हेल्दी इनफ टू गो ऑन अब्रॉड, टू गो ऑन शिप, टू गो ऑन सी, तब तक वो जा ही नहीं सकता। सर्टिफिकेशन होता है। सो देयर आर मल्टीपल फील्ड्स, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। ये हमने अभी फील्ड्स की बात की है, लेकिन क्या एक इंसान जो आपकी हमारी तरह ज़िंदगी बसर कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में डाइटिशियन की अहमियत कितनी हो जाती है? आमतौर पर जब हम देखते हैं कि लोग बीमार हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि अब क्या खाना है क्या नहीं खाना, और दवा जो है एक रोल उसमें लगता है उनको प्ले कर रही है। लेकिन बीमार ना हो इंसान, उसे अस्पताल जाने की ज़रूरत ना पड़े, उसमें डाइटिशियंस का जो रोल है, मैं चाहूँगा उस पर भी आप एक रोशनी डालें, ताकि लोग जान सकें कि ये फील्ड सिर्फ अस्पताल जाने की बात की नहीं है, उससे पहले की भी है, और उससे पहले आप अपने आप को बीमार होने से भी बचा सकते हैं। बिल्कुल, आज के टाइम पे जब एक बच्चा पैदा होता है, 6 महीने तक वो मदर फीड पे होता है, उसके बाद से उसका न्यूट्रिशन शुरू हो जाता है, वहाँ से उसके लाइफ चैलेंजेस शुरू हो जाते हैं। बिकॉज हम ऐसे पॉइंट पर हैं जहाँ पर 21वीं सदी में सब चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग है, खाना भी बड़ा चैलेंजिंग है, टाइम चेंज हो चुका है, देयर इज अ मल्टीपल वेराइटीज ऑफ जंक फूड्स, देयर इज अ मल्टीपल वेराइटीज ऑफ अनहेल्दी फूड्स। अब हमें चॉइस बनानी होती है कि हम ये समझे ठीक है हम अनहेल्दी खा रहे हैं, बट एक डाइटिशियन आपको ये बताती है कि ठीक है आप अनहेल्दी खा रहे हो, उसको आप कितना अवॉइड करो, बट आपको क्या हेल्दी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हेल्दी आप आज खा रहे हो ये आपके आगे आने वाले टाइम को सिक्योर कर रहा है। आपने सिर्फ मीठा खाना बंद कर दिया, उससे डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आएगी। डायबिटीज कंट्रोल में आने के लिए आज आपको उतना ही हेल्दी खाना पड़ेगा ताकि 30 के बाद आपको जाके डायबिटीज ना हो। सेम एज विद द हार्ट कंडीशंस। अगर कोई 12 साल का बच्चा हेल्दी डाइट नहीं खा रहा है तो वो 25 पे जाके डेफिनेटली हार्ट की कंडीशन से सफर कर सकता है, जो कि हम आजकल देखते भी हैं। और इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब बच्चा खाना शुरू करता है तब से ही उसके न्यूट्रिशन पे फोकस किया जाए, एक बैलेंस डाइट उसको बताई जाए। और बैलेंस डाइट हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होती है, हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट होती है, जो सिर्फ एक डाइटिशियन आपको बता सकती है कि इस एज ग्रुप के बच्चे को क्या खाना है, एक 12 साल के बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक 12 साल का बच्चा जो एक एथलीट है जो दिन में 6 घंटा प्रैक्टिस करता है उसके लिए डाइट में क्या इंपॉर्टेंट है, एक बच्चा जो 12th क्लास में है सिर्फ टेबल पे बैठा रहता है और पढ़ाई कर रहा है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनरली ऐसे केसेस में चैलेंजेस आते हैं, पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि हम बच्चे को क्या दें, और बच्चे फिर बाद में ओवरकम होते हैं। अभी मैंने MBBS का एग्जाम देना है, मैं सिर्फ अभी पढ़ाई करूंगा, जो मिल रहा है खा लो, बट नहीं, आपका फोकस उतना ही वीक हो जाएगा अगर आप अच्छा डाइट ले लेते हो। जो मिल रहा है खा लो और उसका पेट भर लिया जाए, तो क्या वो ठीक है आज के समय में कि जो भी मिल रहा है वो खा लिया जाए, उससे हमने पेट तो भर लिया, लेकिन क्या उसमें न्यूट्रिशंस थे, क्या उसके अंदर जो हमारी बॉडी को चाहिए वो चीज़ थी या नहीं थी, इसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि शायद कि एवरी फैमिली नीड्स अ डाइटिशियन। बिल्कुल बिल्कुल एक फैमिली डाइटिशियंस होते हैं। हम लोग कई बार पूरी फैमिली के प्रोग्राम को चेंज कर देते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार एक पेशेंट हमारे पास आया जिसकी पूरी फैमिली को थायराइड का प्रॉब्लम था, स्टार्टिंग फ्रॉम अ 6-year-old kid टिल 60-year-old पर्सन। हमने इवैल्यूएशन किया और तब समझ में आया कि वो आयोडीन बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स उनके सॉल्ट में कहीं पर भी आयोडाइज्ड सॉल्ट यूज नहीं हो रहा है। दैट कॉज्ड विद इन 2 years हर इंसान को थायराइड शुरू हो गया। दैट वॉज द फैमिली हिस्ट्री।
हमने उसको आइडेंटिफाई किया, देन विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर हमने उसको रेक्टिफाई करके वी स्टार्ट विद द डाइट और विद इन 6 months दे विल बी नॉर्मल, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल आए, क्योंकि 6 महीने तक हमने जो आयोडीन सॉल्ट उनको दिया और जो बैलेंस डाइट दिया उसने उनके थायराइड पैरामीटर्स को कंट्रोल किया। सो इस एग्जांपल से आप ये समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है हम न्यूट्रिशन पे, एक बैलेंस डाइट पे फोकस करें। आपने कहा फोकस करें, और मैं इस बात को यहाँ चाहूँगा आप उस पर भी रोशनी डालें। सरकार की भी ये कोशिश रहती है, अगर आप देखते होंगे पोषण पखवाड़ा, बच्चों को क्या डाइट मिले, तो आज के दौर में जहाँ हम एक विकसित देश बनने की जानिब बढ़ रहे हैं, कितना अहम हो जाता है, अगर हम डाइट की बात करें या इस कोर्स की ही अगर हम बात करते हैं, कितना अहम हो जाती है ये फील्ड। और जिस तरीके से आपने कहा कि अनहेल्दी फूड्स की आपने बात की, भरमार है, फूड इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्या इस इंडस्ट्री के बढ़ने के साथ साथ इधर डाइटिशियंस की डिमांड में भी इजाफा हुआ है? क्योंकि आप एक्सपीरियंस हैं, आपका एक लंबा तजुर्बा है, कितना हम देखती हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री आपको नज़र आती है, स्कोप इसमें आज के टाइम पे? बिकॉज अनहेल्दी का अवेलेबिलिटी इतनी इजी हो गई है, आप एक फ़ोन करो 10 मिनट में आपके पास बर्गर मिल जाएगा, आपको पिज़्ज़ा मिल जाएगा, 30 मिनट की प्रॉमिस करते हैं। सो ये पॉइंट्स आज के टाइम पे बच्चों को एजुकेशन ना मिलने की वजह से, सही नॉलेज ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक एथलीट है, उसको नॉलेज ही नहीं है कि मुझे पूरा दिन में क्या खाना है, वो प्रॉपरली खा पी नहीं रहा, उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस नहीं कर पाएगा। आप कितना भी अच्छा खा लो, आप प्री वर्कआउट अपने जिम, एथलीट एक अपनी एक्सरसाइजेज से पहले जो खा रहा है और एक्सरसाइजेज के बाद जो खा रहा है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उसके परफॉर्मेंस पे। तो जब आप फील्ड में जाते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आप एथलीट्स को छोड़िए, एक नॉर्मल से डॉक्टर्स आजकल इतना बड़ा चैलेंज फील कर रहे हैं। 36 आवर्स की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब लगती है, ड्यूटी लगती है। उस ड्यूटी में आप डॉक्टर से पूछिए आपने लास्ट मील कितने बजे खाया था। तो ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं नॉलेज की वजह से आ रहे हैं। हमें लगता है हम प्रॉपरली, जब हमारे पास टाइम होगा हम बैठ के खाएंगे, पर न्यूट्रिशन सिर्फ मेन मील से नहीं मिलता। न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और वो रिसोर्सेज की नॉलेज चीजें जो है हमें इस तरह की कोर्सेज करने के बाद पता लगती हैं। इसकी एजुकेशन पे भी बात कर लेते हैं, जहां हमने कोर्सेज की बात की है अभी तक, वहाँ ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इस फील्ड से हैं, किस तरह के प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्या कुछ पढ़ाया और सिखाया जाता है। जो लोग इस फील्ड में जाते हैं, डाइटिशियन बनना चाहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाहते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या वहाँ पर प्रैक्टिकल्स होते हैं? सबसे बड़ा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है वो होता है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, पूरी बॉडी की फंक्शनिंग समझी जाती है, हर बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग समझी जाती है। फिर उसके बाद उसको न्यूट्रिशन से कनेक्ट करने के लिए न्यूट्रिशन को समझा जाता है कि एक एक न्यूट्रिशन के लिए एक एक फूड में क्या क्या न्यूट्रिशन अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, एक अनाज है, उस अनाज में क्या क्या न्यूट्रिशन है, एक दाल है, ताकि आप कंपेयर कर सको और उसको यूटिलाइज कर सको। सबसे पहले ये नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कराई जाती है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन सिखाया जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, चाहे वो इंडिया में रह रहा है चाहे वो कनाडा में रह रहा है, उसकी बॉडी के हिसाब से कितना न्यूट्रिशन नीडेड है और उसको कैसे कैलकुलेट करके आपको प्रोवाइड करना है। ये हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। अब इसको प्रैक्टिकली हम जब तक कुकिंग नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा। सो कुकिंग क्लासेस भी साथ में कराई जाती है। दैट मीन्स आपके प्रैक्टिकल्स में आपको प्रॉपरली कुकिंग सिखाई जाती है, और उस कुकिंग में भी आप ये सीखते हो कि किसी भी हेल्दी रेसिपी को कैसे क्रिएट करना है। साथ साथ हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक चैलेंज आया कि आजकल मार्केट में मल्टीग्रेन आटा बहुत कम यूज हो रहा है, बहुत कम मिल रहा है, तो हम एक प्रोडक्ट इन्वेंट कर सकते हैं। मैं बीइंग अ डाइटिशियन एक प्रोडक्ट इन्वेंट कर सकती हूँ जिसमें मैं ये बताऊं कि आप ये कॉम्बिनेशन बनाओ और उसको आप यूटिलाइज करो इतनी मात्रा में। तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 3 फील्ड हो गए। इसके बाद आता है फाइनल प्रैक्टिकल, विच इज इन द फील्ड, विच इज इन द हॉस्पिटल। जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो उसके बाद कम से कम 6 महीने की प्रैक्टिकल नॉलेज इन द हॉस्पिटल इज कंपल्सरी अगर सीखना चाहते हो। बिकॉज इसके बाद जब आप हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे, इतने चैलेंजेस आते हैं, इतनी वैरायटीज ऑफ डिजीजेस हैं, यू माइट गेट कंफ्यूज कि इसको क्या बताया जाए, एंड यू कैन नॉट प्ले विद समवन्स हेल्थ। बीइंग अ डाइटिशियन, ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको सही नॉलेज दूं, वरना उसकी हेल्थ और खराब हो सकती है। तो हम भले ही भरोसे के साथ आ रहा, और मैं भले ही ओथ नहीं ले रही हूँ डॉक्टर्स की तरह, लेकिन मेरे अपने एक एथिक्स हैं जिसको मुझे फॉलो करना चाहिए। तो आप उस एथिक्स को समझने के लिए हॉस्पिटल में जाइए, देखिए टीम वर्क कैसे होता है, डॉक्टर्स क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हॉस्पिटल में पेशेंट्स आपके सामने बेड पे होता है, आप उसको फूड दे रहे हो तो आप अगले दिन फॉलो अप ले सकते हो कि आपको क्या इंप्रूवमेंट आया। इससे बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने करियर को स्टार्ट करने के।
लेकिन जब हम ये देखते हैं कि अब आज का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, बहुत तेज़ी से हम लोग एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी से कितना फ़ायदा इस फील्ड को आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? किस तरह से जो डाइटिशियंस हैं वो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हासिल करते हुए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जीने के तरीके बता पा रहे हैं, और वो तमाम तरीके क्या आज के कोर्सेज़ में भी अवेलेबल हैं बच्चों के लिए? आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी सम पार्ट्स आर वेरी इजी, जैसे कैलकुलेशन करना बड़ा इजी हो गया है। आपके पास एप्स हैं, आप उन एप्स के थ्रू कैलकुलेशन कर सकते हैं। हालांकि इन ऐप पे कितना रिलाई कर सकते हैं, इट्स अ क्वेश्चनेबल फैक्टर, बट एनीवे बट वो रिसर्च मेथड जो आपने बताया, मुझे लगता है वो ज़्यादा कामयाब है। तो हमें रिसर्च करनी है, हमारे पास डेटा है, हमें किसी एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करना है, एक कंपनी को दूसरे कंपनी से कंपेयर करना है, एक कंपनी के बारे में जानना है, तो सोशल मीडिया या फिर गूगल फैक्टर्स इज क्वाइट गुड इनफ। बहुत सारी डाइटिशियंस ऐप पे रिलाई करती हैं, बहुत सारे डैशबोर्ड्स पे कैलकुलेशन करना, डाइट क्रिएट करना बहुत इजी होता है। जब आप डाइट प्लान बनाने बैठते हो तो हर बार आप पेन पेपर पे नहीं बना पाते हो, आपको वो लैपटॉप पे ही बनाना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी इज आवर बेस। अगर आप डाइट प्लानिंग कर रहे हो तो वो कंप्यूटर में ही होती है, सिस्टम में ही होती है। सिस्टम्स के अलग अलग रूल्स हैं, उसके अलग अलग कैलकुलेशंस हैं, वो आप समझेंगे। वो बाकायदा ट्रेनिंग होती है जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर कंपनी का अपना डेटाबेस होता है, हर कंपनी के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्लस हमें हिस्ट्री चाहिए होती है, मेडिकल हिस्ट्री देखनी है, कंपैरिजन करना है। मुझे एक पेशेंट अगर आज मिला है, 6 महीने पहले उसका शुगर लेवल क्या था और 6 महीने बाद उसको क्या इंप्रूवमेंट आया, वो हमें कैलकुलेशन जो हिस्ट्री होती है वो डेटा रखने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाता है विद द टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी इज क्वाइट गुड इनफ, अच्छी है। BMI कैलकुलेटर्स आ गए हैं, आपके पास मशीनरीज आ गई हैं जिससे आप पूरा बॉडी का फैट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, मसल मास कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना प्रॉपर अपना बॉडी का इवैल्यूएशन कर सकते हो कि हमारी बॉडी में बोन्स कितनी है, बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वो सारा आपको आइडिया एक मशीन से लग जाता है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ है इसमें। अब टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है, जाहिर सी बात है, हर फील्ड के अंदर टेक्नोलॉजी एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है। लेकिन जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, अब आपने बैचलर्स के बारे में बताया कि बैचलर कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, जब डाइटिशियन की फील्ड में एक स्टूडेंट जाना चाहता है वो कहाँ तक जा सकता है? वो भी चाहता है कि मैं अपना देखूँ कि मेरा एक्सट्रीम कहाँ हो सकता है। सर एक्सट्रीम तो फिर सेलिब्रिटी तक ही जाके रुकेगा। किसी सेलिब्रिटी के अंडर में बीइंग डाइटिशियन बन जाना, आई थिंक वो एंड होता है, उसके बाद आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, फिर आप सेलिब्रिटी डाइटिशियन बन गए हो। लेकिन हर स्टेप पे आपकी अपनी ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप एक हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल का सेटअप एक फिक्स है, आपको इतनी ग्रोथ मिलेगी, उससे ऊपर ग्रोथ नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा एक अच्छे हॉस्पिटल से आप और अच्छे हॉस्पिटल में चले जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कोई लिमिट नहीं है। सेल्फ प्रैक्टिस करके आप कुछ भी बन सकते हो, कितना भी ऊपर जा सकते हो, तो कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए दिस फील्ड इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये इसका कोई एंड ही नहीं है। जैसे हम कहते हैं स्काई इज़ नो लिमिट, तो इसी तरीके से इस फील्ड के बारे में आपने बताया। लेकिन एक चीज़ होती है जो हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि इस कोर्स को करने के बाद या इस फील्ड में जाने के बाद, बैचलर्स करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद कहाँ से पैकेज स्टार्ट होगा, कितनी रकम से, कितनी तनख्वाह से स्टार्ट होगा और कहाँ तक हम जा सकते हैं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल होता है स्टूडेंट के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप उस पर भी ज़रूर बताएं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको एक इनिशिएट देता है कि हम इस करियर को चूज़ करें या नहीं करें। सो सबसे पहली बात, जो सिर्फ बैचलर्स हैं उसके सैलरी पैकेज में और जो एक मास्टर्स होल्डर्स है विद 3 मंथ्स और 6 मंथ्स इंटर्नशिप, उसके पैकेज में फ़र्क होता है। जनरली लोग डिप्लोमा कर लेते हैं बैचलर्स करने के बाद, उसके बाद छोटी मोटी इंटर्नशिप कर लेते हैं 3 महीने की, तो उनका पैकेज 20,000 से स्टार्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज। क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल वर्जन और आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ द की। आप कितना अच्छा अपने आप को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, कितने अच्छे लिसनर हो, कितनी अच्छी काउंसलिंग कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। वो हर कोई नहीं कर सकता। आपकी थियोरेटिकल नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, बट आप पेशेंट को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे कि आपको ये खाना है, तो नोबडी विल लिसन टू यू एंड नोबडी विल हायर यू। मास्टर्स की जहां तक बात करें तो स्टार्टिंग की कोई लिमिट ही नहीं है। फर्स्ट स्टार्टिंग ही 25 से ऊपर होती है, क्योंकि मास्टर्स क्वालिफाइड है, आपको एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, आपको सारे मेडिकल कंडीशंस के बारे में पता है, आप हर तरीके के चैलेंजेस को डाइट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, प्लस आप काउंसलिंग कर सकते हो। अगर आप काउंसलिंग कर सकते हो तो आपके पास जॉब की कोई लिमिट नहीं है। स्टार्टिंग आपकी 20-25 से स्टार्ट होके इट कैन गो अप टू 40-60 तक। जो हेड बन जाते हैं विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो पर्टिकुलरली किसी क्लिनिक के हेड बन जाते हैं, उनकी सैलरी की कोई लिमिट नहीं है, फिर वो 60+ पे भी जाते हैं, डिपेंडिंग आप कितने अच्छे काम कर रहे हो, कितने अच्छे रेवेन्यूज ला रहे हो।
सो इट डिपेंड्स, बट हाँ स्टार्टिंग 2020 से स्टार्ट। आखिर में फिर भी एक मैसेज हम आपका पैगाम लेना चाहेंगे उन स्टूडेंट के लिए जो डाइटिशियन की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहते हैं? सबसे बड़ा मैसेज है बात करना सीखिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जिसमें आप लोगों से बात करोगे तो पता चलेगा कि उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है। उनकी प्रॉब्लम जब तक आप समझोगे नहीं, उनके घर में क्या बन रहा है उसको नहीं समझोगे, उनको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं जब तक उसको नहीं समझोगे, तब तक आप उनको कंसोल नहीं कर पाओगे। तो बात करना सीखना और सुनना बहुत ज़रूरी है, और उसको लॉजिकल फैक्टर पे प्रैक्टिकली अप्लाई करना कि अच्छा इनके घर में ये चीज़ें बनती है, दैट मीन्स ये फूड ऑफ कैटेगरीज जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, दैट मीन्स ये डेफिशिएंसीज होने के चांसेस हैं। जब आप किसी से पूरा उनका दिनचर्या नोट करते हो तो पता चलता है कि क्या कमियां हैं। तो आपको सबसे पहले काउंसलिंग्स, कम्युनिकेशन, ये दो चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, और ये आप वेट नहीं कर सकते कि जब आपका कोर्स खत्म हो गया तब सीख रहे हो, ये आपको साथ साथ ही करना पड़ेगा जब आप बैचलर्स कर रहे हो, जब आप मास्टर्स कर रहे हो। और इसके लिए कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, बाकायदा आपको एज अ डाइटिशियन और एज अ पेशेंट बिठाया जाता है और आपको प्रैक्टिकली करके दिखाना होता है, दिस इज हाउ वी गोइंग टू कम्युनिकेट। हमें प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं, तो ये आपको बात करना जब तक नहीं आएगा आप अच्छे डाइटिशियन नहीं बन सकते। तो इस बातचीत में ये बात तो सामने आई कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के साथ इस फील्ड में जाएं और उसके बाद ये फील्ड आपके लिए बहुत सारे मौके आपके लिए देती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज कि आपने अपने तजुर्बे से इस मौजू पर, इस टॉपिक पर रोशनी डाली, और हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जाना कि डाइटिशियन की फील्ड के अंदर वो क्या कुछ कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस पेशकश में, इस सेगमेंट में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यही मुकम्मल होता है, और बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आप जानेंगे कि इस हफ्ते वो कौन कौन से ऐसे मौके हैं जहां पर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप दाखिला ले सकते हैं। तो ये थी डाइटिशियन की फील्ड पर हमारी आज की पेशकश। उम्मीद है ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू पर, किसी अलग कोर्स पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आए वतन, तू जब